का स्वागत करता हूं। मैं मोहम्मद रियाज आज आपके सामने इंडियन ज्योग्राफी के विषय लेकर आया हूं। आज हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर सिलेबस की बात करें या उससे भी पहले अगर हम बात करें, ठीक है, तो सीजीपीएससी में अगर ज्योग्राफी का वेटेज की अगर बात करें तो 2017 के बाद से इसका काफ़ी अच्छा वेटेज देखने को मिलता है। 2017 में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए इंडियन ज्योग्राफी से, जबकि उससे पहले अगर बात करें तो क्वेश्चंस उतने ज़्यादा नहीं आते थे। 2017 में सबसे ज़्यादा पीएससी के प्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे 11, और जैसे ही 18, 19, 20, 21 की बात करें तो कम से कम 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन हमेशा हर बार पूछे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इंडियन ज्योग्राफी का जो वेटेज है 2017 से अच्छा देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम मेंस की अगर हम बात करें तो चूंकि 2018 के पहले यानी सीजीपीएससी 2018 के पहले ये मेंस में ऐड नहीं हुआ था। ये सीजीपीएससी की क्या बोलना चाहिए, सिलेबस की त्रुटि कहनी चाहिए, मेंस की त्रुटि की सीजीपीएससी मेंस में। चलिए पहले तो क्लियर करिए, आवाज आ रही कि नहीं आ रही है, जल्दी बताइए, जल्दी क्लियर करिए, आवाज आ रही कि नहीं आ रही मेरी। चलिए, तो ये सीजीपीएससी सिलेबस की एक बड़ी त्रुटि कहनी चाहिए कि मेंस में इंडियन ज्योग्राफी को ऐड नहीं किया गया था। यानी यूपीएससी का सबसे फेवरेट विषय इंडियन ज्योग्राफी, उसे ही ऐड नहीं किया गया हमारे सिलेबस में। लेकिन 2018 में संशोधन हुए, 2018 के नवंबर में नोटिफिकेशन में संशोधन किया, और 2019 के जब सीजीपीएससी 2018 का एग्जाम हुआ था उसमें मेंस को ऐड किया गया, मेंस में इंडियन ज्योग्राफी को ऐड किया गया। और ये पेपर नंबर 5 के भाग 2 में ऐड है, पेपर नंबर 5 के भाग 2 में इंडियन ज्योग्राफी का विषय डाला गया है। और ये आपका चूंकि भाग 2 में है इसलिए इसका नंबर 50 नंबर का है। यानी इंडियन ज्योग्राफी का मेंस में भी अच्छा खासा वेटेज है 50 नंबर का। यानी कि जब आप प्री के बाद जब आप मेंस पढ़ेंगे तो भी अच्छा खासा स्कोरिंग रहेगा आपके लिए 50 नंबर का। चलिए फिलहाल हम मेंस की बात नहीं करते। अगर प्री के सिलेबस की बात करें तो ज़्यादा सीजीपीएससी के एग्जाम के पैटर्न की भी बात नहीं करेंगे कि इसका एग्जाम 3 चरणों में होता है, ये सब बातें हो चुकी है। इसलिए हम सीधा सीधा स्टार्ट करते हैं, सिलेबस पे चलते हैं। सिलेबस में देखा जाए तो भारत के भूगोल को 3 भागों में बांट कर देखते हैं। पहला भौतिक भूगोल, दूसरा सामाजिक भूगोल और तीसरा है आपका आर्थिक भूगोल। भौतिक भूगोल की बात करें तो भौतिक भूगोल में सबसे पहले हम देखेंगे अवस्थिति एवं विस्तार। चलिए, तो यहां पर सबसे पहले सिलेबस में भौतिक भूगोल की बात करें तो अवस्थिति एवं विस्तार। इसके बाद हम देखेंगे भूगर्भिक संरचना यानी कि चट्टानी संरचना। फिर उसके बाद भौतिक विभाजन, अपवाह तंत्र, जलवायु, वनस्पति, मिट्टी। ये भौतिक भूगोल के इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बेसिकली आपको पढ़ना होता है भौतिक भूगोल। अगर आप अपने कंसेप्ट को समझना चाहते हैं, भूगोल को समझना चाहते हैं, तो आपको भौतिक भूगोल को बेहतर समझना होगा। इसके बाद सामाजिक भूगोल, जिसमें हम जनगणना 2011 पे बात करेंगे। इसके बाद आर्थिक भूगोल की अगर हम बात करें तो आर्थिक भूगोल में कृषि, फसल, इसके अलावा क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, और भी इंपॉर्टेंट क्रांति के बारे में देखेंगे। खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, उद्योग और परिवहन। ये एक ब्रॉडर सेंस में अगर देखा जाए तो ये हमारा सिलेबस है जिस पर हम अपनी इंडियन ज्योग्राफी के स्टडी को समझेंगे, पढ़ेंगे पूरा। तो सबसे पहले आज की जो शुरुआत होगी वो होगी हमारे इंडियन ज्योग्राफी के पहले चैप्टर से, जिसका नाम है अवस्थिति एवं विस्तार। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आप मुझे पहले ये मैसेज करके बताइए, कमेंट करके बताइए कि इंडियन ज्योग्राफी विषय आपको कैसा लगता है। इससे पहले कभी आपने पढ़ा है कि कुछ भी, कैसा लगता है ये विषय आपको? बहुत टफ है क्या कि बहुत इजी लगता है? चलिए कमेंट करके जल्दी से बताइए। अच्छा, एमएस बोरिंग, टफ है। श्वेता बताते जाइए, कमेंट करिए, कम से कम आप लोगों से इंटरेक्शन होना जरूरी है। आप लोग जब तक मुझसे इंटरेक्ट नहीं होंगे तब तक मजा नहीं आएगा पढ़ने में और पढ़ाने में। बहुत टफ है। अच्छा, बताते रहिए, जल्दी बताइए। जी, टफ लगता है सबसे ज्यादा। चलिए, तो मैं यहां पर आपको भूगोल पढ़ाने नहीं, भूगोल समझाने आया हूं। कोशिश करता हूं भूगोल आपको समझाऊं, क्योंकि पढ़ाई तो हर जगह होती है, पढ़ तो आप लोग हैं, लेकिन बात करते हैं समझने की, तो भूगोल को थोड़ा समझा जाए, ठीक है। चलिए, इंग्लिश मीडियम की अगर बात करें तो ठीक है। चलिए, इंग्लिश में भी नाम ले लूंगा मैं। चलिए, मैं टर्म्स आपको बता दूंगा इंग्लिश में, ठीक है। श्वेता अगर टर्म्स बता दूं तो चलेगा, ठीक है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं भारत की अवस्थिति एवं विस्तार यानी लोकेशन एंड एक्सपेंशन। अवस्थिति का मतलब होता है लोकेशन एंड एक्सपेंशन, विस्तार का मतलब एक्सपेंशन, ठीक है। चलिए, तो यहां पर सबसे पहले शुरू करते हैं अवस्थिति से। तो यहां पर देखिए, अवस्थिति का मतलब क्या होता है? लोकेशन।
और जब हम बात करते हैं लोकेशन की, तो लोकेशन के लिए हमें दो रेखाओं की आवश्यकता होती है। सबसे पहली रेखा होती है आपकी अक्षांश रेखा यानी लैटिट्यूडनल लाइन, और दूसरी होती है आपकी देशांतर रेखा यानी लॉन्गिट्यूडनल लाइन। एक अक्षांश और एक देशांतर रेखा। समझिएगा, पृथ्वी पर ये जो आड़ी खींची हुई लाइन है यानी हॉरिजॉन्टल खींची हुई लाइन है, उसको हम कहते हैं अक्षांश रेखा, और वहीं पर सीधी खींची हुई लाइन यानी वर्टिकल लाइन को हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। और इन दोनों रेखाओं का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, जहां पर ये एक दूसरे को काटती है, इंटरसेक्ट करती है, वो होता है आपका लोकेशन। बात समझ में आ रही है? ये दोनों ही रेखाएं पृथ्वी पर, याद रखिएगा, अक्षांश और देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है, जिसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं, लोकेशन के लिए यानी कि अवस्थिति के लिए करते हैं। ये बात समझिएगा कि अक्षांश और देशांतर रेखा जो है एक काल्पनिक रेखा, इसे हमने खींची है लोकेशन के लिए, और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है वो होता है आपका लोकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप व्हाट्सएप पे कभी आपने लोकेशन सेंड किया है, कमेंट करके बताइए कितने लोग व्हाट्सएप पे कभी लोकेशन सेंड किए, जल्दी जी। डायग्राम और मैप का इस्तेमाल करेंगे हम। तो अगर आपने व्हाट्सएप पे लोकेशन सेंड किया है, मतलब आपने सामने वाले को लोकेशन के तौर पे क्या भेजा है, जल्दी बताइए। आपने व्हाट्सएप पे लोकेशन के नाम पर क्या भेजा है? आपने व्हाट्सएप पे लोकेशन सेंड किया, आपने क्या भेजा उसे? हाँ, लिंक भेजे। वेरी गुड, बढ़िया। आपने एक अक्षांश रेखा भेजी और एक देशांतर रेखा, ये फिलहाल एक डिग्री में होती है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। आपने एक अक्षांश रेखा और एक देशांतर रेखा भेजी है, जिसका इंटरसेक्शन पॉइंट आपका क्या होता है, तो बताइएगा लोकेशन। चलिए और बेहतर करते हैं। समझिएगा कि अगर हम भारत की अवस्थिति की अगर हम बात कर रहे हैं, तो भारत कोई, यहां पर समझिए, भारत कोई एक बिंदु नहीं है जिसके लिए एक अक्षांश रेखा और एक देशांतर रेखा की जरूरत पड़ती है। भारत का अपना एक वृहद भौगोलिक आकार है। उस वृहद भौगोलिक आकार की वजह से भारत के दक्षिणी बिंदु से लेकर उत्तरी बिंदु के विस्तार को हम भारत का अक्षांशीय विस्तार कहते हैं। इसके अलावा भारत के पश्चिमी बिंदु से लेकर पूर्वी बिंदु के विस्तार को हम भारत का देशांतरी विस्तार कहते हैं। यानी कि अवस्थिति के साथ साथ हम बात करेंगे उनके विस्तार की। अगर भारत कोई एक बिंदु होता तो हमें सिर्फ एक अक्षांश और एक देशांतर की जरूरत पड़ती, लेकिन चूंकि भारत का एक वृहद भौगोलिक आकार है, इसलिए हम भारत के अक्षांशीय विस्तार को पढ़ेंगे और देशांतरीय विस्तार को पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए, लेकिन शुरू करने से पहले, भारत को शुरू करने से पहले, मैं आपसे, वैसे भी मैंने कहा है कि भूगोल को हम पढ़ना नहीं बल्कि समझना चाहते हैं। भूगोल को समझ लोगे तो भूगोल सारे विषयों में सबसे आसान विषय लगेगा। तो कोशिश करें कि भूगोल को हम समझें न कि पढ़ें। यहां पर दो शब्द हैं आपके पास, एक है अक्षांश और एक है देशांतर, यानी लैटिट्यूड अक्षांश और देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड। अगर अक्षांश और देशांतर का मतलब आपसे पूछूं कि क्या, चलिए सबसे पहले अक्षांश, तो मुझे बताइए मैसेज करके, कमेंट करके कि अक्षांश का मतलब क्या समझते हैं। क्या ये आपके लिए एक रेखा है? क्या अक्षांश सिर्फ एक रेखा है? कमेंट करके बताइए जल्दी से मुझे, क्या अक्षांश सिर्फ एक रेखा है या अक्षांश का मतलब सिर्फ एक रेखा से समझते हैं? जल्दी कमेंट करिए, आपके कमेंट से ही हम इंटरेक्ट होंगे, हमारा इंटरेक्शन बनेगा। जल्दी कमेंट करिए। चलिए, अक्षांश का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? क्या है ये अक्षांश? अब तक क्या अक्षांश आपकी नजर में एक रेखा है? क्या देशांतर भी एक रेखा है? जल्दी, दूरी, स्टैंडर्ड पॉइंट से एनएस डायरेक्शन में दूरी, नॉर्थ टू साउथ। चलिए, आप समझें कि आप कमेंट करेंगे तभी मैं आपको और आप मुझे समझ पाएंगे। आप कमेंट करते रहिए। इसके अलावा सारी लिखी हुई चीजें आपको प्रिंटेड नोट्स के रूप में आखिरी में पीडीएफ के रूप में मिल जाएगी। इसके अलावा मैं यहां पर लिखी हुई चीजों को हाईलाइट करने नहीं आया हूं कि मैं लिखी हुई चीजों को हाईलाइट करूं, आप समझें। इसके अलावा लिखी लिखाई चीज आपको मिल जाएगी पीडीएफ के रूप में। इसके अलावा बहुत सारी बुक्स आती हैं, तो कंटेंट की कमी नहीं है हमारे पास। हम फिलहाल यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझें चीजों को, ठीक है? लिखना या लिखी हुई चीज, सर बहुत कंटेंट दे देते मुझे, तो वो सब कंटेंट आपको मिल जाएगा आखिरी में पीडीएफ के रूप में, ठीक है? चलिए, ठीक है, चलिए। तो अब तक हम अक्षांश को क्या समझ रहे हैं? एक रेखा। तो चलिए, इसके अलावा अक्षांश और देशांतर, ये जो रेखाएं हैं वो कहां पर खींची गई है? तो आप बताइएगा, पृथ्वी पर। ये कहां पर खींची गई है? ये पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखा है। तो भारत की अवस्थिति को बेहतर समझने के लिए हमें पृथ्वी का अक्षांश और पृथ्वी का देशांतर समझना होगा। तो यहां पर थोड़े समय के लिए
या कुछ एक कंसेप्ट टॉपिक के रूप में हम पृथ्वी का अक्षांश और देशांतर पढ़ेंगे। मतलब हम अभी अपने सिलेबस को शुरू नहीं करने वाले हैं, भारत की अवस्थिति विस्तार को शुरू नहीं करेंगे। पहले हम बात करेंगे पृथ्वी के अक्षांश की, उसके बाद बात करेंगे पृथ्वी के देशांतर की, और जब अक्षांश और देशांतर क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम चलेंगे अपने इंडियन ज्योग्राफी पहले चैप्टर भारत की अवस्थिति विस्तार के लिए। तो यहां पर तो अब हम अगला पढ़ने वाले हैं पृथ्वी का अक्षांश, ठीक है, जो आपके कंसेप्ट के लिए सही है, जरूरी है। तो यहां पर देखेंगे पृथ्वी के अक्षांश के बारे में। तो यहां पर हम 3 प्रश्नों पे बात करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि पृथ्वी पर अक्षांशों की संख्या कितनी है, आपको यह बताना है कि नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितने हैं अर्थ में। दूसरा प्रश्न यह होगा कि पृथ्वी पर कितने अक्षांश ऐसे हैं जो वृत्त यानी कि सर्कल का निर्माण करते हैं। अक्षांश जो किसका निर्माण कर रहे हैं, सर्कल का निर्माण कर रहे हैं। इसके अलावा पृथ्वी पर कितने अक्षांश ऐसे हैं जो क्या बना रहे हैं, रेखा बना रहे हैं। यानी कि पृथ्वी पर अक्षांशों की संख्या, पृथ्वी पर अक्षांश वृत्तों की संख्या और पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या, इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अक्षांशों की संख्या, लेकिन उससे भी पहले समझ लेते हैं कि अक्षांश क्या है। तो अक्षांश एक प्रकार का क्या है, तो क्या बताइएगा, कोण, यानी कि एंगल। अक्षांश एक प्रकार का कोण है जिसे फाई से इंडिकेट करते हैं। इसके अलावा दूसरे शब्दों में देखा जाए तो अक्षांश क्या है, अक्षांश दो बिंदुओं के बीच की क्या है, कोणीय दूरी है। अक्षांश क्या है, दो बिंदुओं के बीच की कोणीय दूरी। थोड़ा समझते हैं, क्या कोणीय दूरी का मतलब होता है एंगुलर डिस्टेंस, दो बिंदुओं के बीच की कोणीय दूरी। अब समझते हैं, अगर हम कोण बना रहे हैं, देखिए ये कोण, तो ये कोण का मान अगर जिसे फाई से इंडिकेट कर रहे हैं, अगर इसका मान 10 डिग्री है तो यहां पर दो बिंदुओं के बीच की कोणीय दूरी का मान भी कितने डिग्री का होगा, 10 डिग्री का होगा। ठीक, इसके अलावा आप समझें कि अगर इस कोण को अगर मैं और आगे बढ़ाकर लेकर जाऊं तो यहां पर आप देखेंगे कि इनकी दूरी क्या हो गई, बढ़ गई। यहां की दूरी कम थी, यहां की दूरी क्या हो गई, बढ़ गई। दूरी बढ़ जरूर गई है लेकिन फिर भी ये कितनी डिग्री ही होगी, 10 डिग्री का ही कोण बनेगा। चलिए और समझिए, अगर मैं इसको और बड़ा और दूर तक जाऊं तो आप देखेंगे डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ गया, लेकिन उसके बावजूद भी कितने डिग्री का ही कोण बनाएगा, 10 डिग्री की ही इनके बीच की क्या रहेगी, कोणीय दूरी रहेगी। समझ पा रहे हैं आप? चलिए यहां तक समझ में आया, कमेंट करके बताइए यहां तक समझ में आया। मैं बीच बीच में रुक रुक के पूछता रहूंगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी कमेंट करके बताइए। आप लोगों का जवाब मेरे लिए बहुत कीमती है, आप मुझे जैसा बताएंगे वैसा मैं काम करूंगा। जी बताते जाइए, बिल्कुल, थैंक यू। चलिए थैंक यू कोऑपरेट करने के लिए। चलिए अब देखिए ये जो कोण बन रहा है वो कहां पर बन रहा है, पृथ्वी के केंद्र से बन रहा है। पृथ्वी के केंद्र से ये कोण बन रहा है। अब देखिए ये पृथ्वी के केंद्र मतलब मैंने क्या बना दिया, ये पृथ्वी बना दिया और ये हो गया पृथ्वी का केंद्र। अब मुझे कोण बनाना है कितना, 10 डिग्री का। तो मैं पृथ्वी के अंदर जाकर कोण बनाऊंगा या कोण को देखूंगा कि पृथ्वी की सतह पर, क्योंकि हम कहां रहते हैं, पृथ्वी के अंदर रहते हैं कि पृथ्वी की सतह पर रहते हैं। तो आप समझ रहे हैं, हम पृथ्वी की सतह पर रहते हैं, पृथ्वी के अंदर नहीं। पृथ्वी के अंदर मैग्मा है, हम पिघल जाएंगे, याद रखिएगा। तो हम कहां रह रहे हैं, पृथ्वी की सतह पर रह रहे हैं। तो सतह पर दो बिंदुओं के बीच की क्या निकालेंगे, कोणीय दूरी। दो बिंदुओं के बीच की क्या निकालेंगे, कोणीय दूरी देखेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये देखिए, ये हो गया पृथ्वी का केंद्र, ये मैंने बना दी दो रेखाएं। याद रखिएगा कोण बनाने के लिए दो रेखाओं की आवश्यकता होती है, पहली रेखा, ये दूसरी रेखा। ये अगर 10 डिग्री का कोण बनेगा तो यहां पर इनकी कोणीय दूरी भी कितने डिग्री की नजर आएगी, 10 डिग्री की नजर आएगी। बात समझ में आ रही है? चलिए कमेंट करके बताइए यहां तक क्लियर, कमेंट करिए जल्दी, यहां तक क्लियर। अमन 170 लाइन है अक्षांश की, गलत, 179 नहीं है। चलिए करेंगे, बेहतर करेंगे उसे, कोई दिक्कत नहीं है। श्वेता समझ में आ रहा है आपको? अरे अमन कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, हम बेहतर करेंगे ना उसे, कोई बात नहीं अमन। श्वेता जी कोशिश करूंगा आपको पूरा समझ में आए। चलिए अब और समझिए, पृथ्वी के सेंटर पे ये जो लाइन खींची जाती है उसको कहते हैं विषुवत रेखा। ठीक, इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा, इसे ही कहते हैं
इक्वेटर। देखिए लिखने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए मैं थोड़ा बोल के आपको समझाऊंगा, तो आप सुने अच्छे से। तो पृथ्वी के सेंटर पे जो लाइन खींची गई जिसको हम विषुवत रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, ये लाइन पृथ्वी को कितने भागों में बांटती है? तो बताइएगा 2 भागों में बांटती है। हमारी पृथ्वी गोल है और जब गोले को आधा कर दिया जाता है तो उस आधे गोले क्या बोला जाता है? कमेंट करके बताइए जल्दी से। मैं फिर कह रहा हूं, पृथ्वी को अगर सेंटर पे एक लाइन है विषुवत रेखा जो 2 भागों में बांटती है, तो पृथ्वी जो कि गोल है और गोले को आधा कर दिया जाता है तो क्या कहते हैं उस आधे गोले को? जल्दी कमेंट करिए। चलिए, रेडियस और डायमीटर की बात नहीं हो रही है। जब गोले को आधा किया जाता है तो उस आधे गोले को कहा जाता है गोलार्ध, यानी कि हेमिस्फीयर। तो चूंकि इसके अलावा अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन से सब वाकिफ होंगे। एक होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, सब वाकिफ है। तो जब ये विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांट रही है तो ये जो डायरेक्शन होगा ये नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन है, यानी कि ऊपर की आधी पृथ्वी यानी कि उत्तर की आधी पृथ्वी कहलाएगी उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और दक्षिण की आधी पृथ्वी कहलाएगी दक्षिणी गोलार्ध यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर? इसके अलावा विषुवत रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध में, अभी आगे चल के बात करेंगे, हालांकि अभी मैंने बात नहीं की है, उत्तरी गोलार्ध में जितने भी अक्षांश बनेंगे उन्हें हम कहेंगे उत्तरी अक्षांश यानी कि नॉर्दर्न लैटिट्यूड। और दक्षिणी गोलार्ध में यानी 0 डिग्री यानी कि सेंटर पे जो लाइन खींची गई है विषुवत रेखा, इसके नीचे इसके दक्षिण में जितनी भी अक्षांश रेखाएं बनेगी, अभी हम बात करेंगे, यानी दक्षिणी गोलार्ध में जितनी भी अक्षांश रेखाएं होंगी उनको हम कहेंगे दक्षिणी अक्षांश यानी साउदर्न लैटिट्यूड। तो आपका विषुवत रेखा जो है पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांट रही है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इसके अलावा उत्तरी गोलार्ध में जितनी भी अक्षांश होंगे वो उत्तरी अक्षांश कहलाएंगे, दक्षिणी गोलार्ध में जितने भी अक्षांश होंगे वो दक्षिणी अक्षांश यानी साउदर्न लैटिट्यूड कहलाएंगे। यहां तक क्लियर? चलिए और समझते हैं। चलिए ये कमेंट करिए जल्दी से, यहां तक क्लियर? ये क्लियर? अगर मुझे ये ना पता चले कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है और मैं आगे बढ़ रहा हूं तो गलत है। जल्दी कमेंट करिए जी। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत बहुमूल्य है। आप कमेंट करेंगे तो मैं समझ पाऊंगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए, विषुवत रेखा, जिस विषुवत जिसे मैं सेंटर पे खींची हुई जिस लाइन को मैं रेखा कह रहा हूं, क्या सच में वो रेखा है? या फिर दूसरे शब्दों में मैं ये कहूं कि जो पृथ्वी आप देख रहे हैं ये क्या पूरी पृथ्वी है? तो आप कहेंगे नहीं, ये पूरी पृथ्वी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका सिर्फ एक ही पक्ष हमको नजर आ रहा है, पीछे वाला पक्ष नजर में आ नहीं रहा है। इसके अलावा अगर मैं आगे चल के क्या बोला चाहिए, पृथ्वी को डायग्राम में देखेंगे तो चीजें और बेहतर समझ में आएगी, लेकिन फिलहाल यहां समझें कि जो पृथ्वी हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं 2 डायमेंशनल में देख रहे हैं, 2D में। ये कोई 3D 4D 7D 9D नहीं है, 2D में देख रहे हैं। तो हम सिर्फ एक क्या बना रहे हैं, गोला बना रहे हैं जिसमें हम सिर्फ आधी पृथ्वी देख रहे हैं और पीछे वाली आधी पृथ्वी हम देख नहीं रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ये जो विषुवत रेखा भी है ये भी पूरी पृथ्वी की विषुवत रेखा नहीं है, ये सिर्फ सामने से दिखने वाली विषुवत रेखा है। पीछे भी एक विषुवत रेखा आपको नजर आएगी, यानी कि पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में कितना घंटा लगता है? तो बताइएगा 24 घंटे का समय लगता है, और आधा घूमने में 12 घंटा। यानी पृथ्वी जब 12 घंटे में आधा घूमेगी तो जो विषुवत रेखा की लाइन आपको सेंटर पर नजर आ रही है, जब पृथ्वी घूमेगी तो पीछे भी आपको एक विषुवत रेखा की लाइन नजर आएगी। इसके अलावा पृथ्वी चूंकि कैसी है, गोल है, तो जो विषुवत रेखा है वो कहीं ना कहीं सामने से देखने पर जरूर आपको लाइन नजर आ रही है, लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो विषुवत रेखा आपका सेमी सर्कल है और पीछे वाली विषुवत रेखा भी आपकी सेमी सर्कल है, और जब दोनों ही सेमी सर्कल को मिला दिया जाता है तो एक सर्कल बनता है। यानी पृथ्वी पर ये जो विषुवत रेखा है ये क्या है? एक सर्कल है। तो फिर कह रहा हूं, पृथ्वी पर ये जो विषुवत रेखा है ये एक क्या है? सर्कल है। और सर्कल को जब आप सामने से देखते हैं तो आपको नजर आती है एक लाइन जिसे हम क्या कह रहे हैं? विषुवत रेखा कह रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, अब चूंकि हमें क्या बनाना है? कोण बनाना है, और जितने कोण होंगे, कोण ही आपकी क्या है? अक्षांश। यानी जितने कोण बन रहे हैं उतने ही क्या होंगे? अक्षांश। यानी अक्षांशों की संख्या क्लियर हो जाएगी, मतलब निकल जाएगी अक्षांशों की संख्या। आपको बताने हैं कितने कोण बन रहे हैं, तो चलिए कोण बनाना शुरू करते हैं। ये बात समझ में आ रही है? चलिए अब देखिए, कोण बनाने के लिए हमें जाना पड़ेगा पृथ्वी के केंद्र में। मैं फिर कह रहा हूं, विषुवत रेखा, विषुवत का एक वृत्त होना
ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए। दर्शना, थैंक यू। बिल्कुल ऐसे ही रहूंगा मैं, और आप भी ऐसे ही रहिएगा। चलिए ऐसे ही कमेंट करते रहिएगा ताकि इंटरेक्शन बना रहे। चलिए अब समझिएगा कि हमें कोण निकालने के लिए कहां जाना होगा? पृथ्वी के केंद्र में जाना होगा, और पृथ्वी के केंद्र में जाने के लिए कहीं ना कहीं मुझे पृथ्वी को दो भागों में बांटना होगा। जब मैं पृथ्वी को बीच से अलग कर दूंगा काट के, तो मुझे पृथ्वी का केंद्र नजर आएगा, ठीक। और जब मुझे पृथ्वी का केंद्र नजर आएगा, तो चूंकि जो विषुवत रेखा एक सर्कल थी, सामने की पृथ्वी कट के अलग हो गई, तो यहां से यहां की पीछे की विषुवत रेखा होगी, जिसके दो बिंदु हम मुझे नजर आएंगे। यानी पृथ्वी को जब मैंने काट दिया तो पृथ्वी का केंद्र नजर आएगा, और यहां दोनों तरफ एक एक बिंदु नजर आएंगे। चलिए देखते हैं अगले डायग्राम में। ये देखिए, ये मैंने बना दी पृथ्वी, और ये हो गया पृथ्वी का केंद्र, और ये आधी पृथ्वी, कटने के बाद की आधी पृथ्वी है, और ये हो गया केंद्र, और ये हो गए विषुवत रेखा के दो बिंदु, जिसके पीछे तरफ क्या खींची गई है? विषुवत रेखा। सामने वाली विषुवत रेखा हमें दिखाई नहीं दी क्योंकि पृथ्वी को काट के हमने क्या कर दिया? अलग कर दिया। अब जब हम कोण बनाने जा रहे हैं, तो कोण में हो ये रहा है कि मैंने आपको बताया कि कोण में दो रेखाओं की आवश्यकता होती है, और इसमें जो पहली रेखा है वो विषुवत रेखा को टच करेगी। मैं फिर कह रहा हूं, ये पहली लाइन जो है वो किसको टच करेगी? विषुवत रेखा को। और विषुवत रेखा के ऊपर की आधी पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण की आधी पृथ्वी को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो पहली लाइन विषुवत रेखा पर होगी, और यहां समझिएगा कि पहली लाइन विषुवत रेखा पे, और अगर मैंने दूसरी लाइन भी विषुवत रेखा पे खींच दी, पहली लाइन भी विषुवत रेखा पे और दूसरी लाइन भी विषुवत रेखा पे, आप कमेंट करके बताइए कितने डिग्री का कोण बनेगा जल्दी। अरे रीचा नहीं, 180 नहीं, 180 का नहीं। नरेंद्र कुमार, कौशिक, नहीं यार 180 नहीं, 0 डिग्री का, 0 डिग्री का। कुछ ही लोग कमेंट कर रहे हैं, बाकी लोग जो देख रहे हैं सब कमेंट करें, पढ़ने में और पढ़ाने में मजा आएगा। चलिए, तो बनेगा 0 डिग्री का कोण, और आपको बता दूं कि कोण ही आपकी क्या है? अक्षांश है। मैंने बताया था कोण ही आपकी क्या है? अक्षांश है। कोण बनेगा मतलब अक्षांश है। तो 0 डिग्री कोण मतलब 0 डिग्री का अक्षांश, 0 डिग्री कोण मतलब 0 डिग्री का अक्षांश। अब दूसरी तरफ, चूंकि मैंने बताई थी कि हम जो पृथ्वी को देख रहे हैं वो 2D में देख रहे हैं, मैं अभी आपको 3D में बताने वाला हूं, लेकिन पहले वैसा समझ जाइए जैसा कि मैं आपको समझाना चाहता हूं। डायग्राम से सिर्फ बताए जाते हैं, समझाए नहीं जाते। समझाया जाता है, ये जो हमारा तरीका है डायग्राम बनाकर चीजों को समझने का और समझाने का। डायग्राम चूंकि डिजिटल बोर्ड है, डायग्राम भी है, समझेंगे आखिरी में, लेकिन पहले मैं आपको वैसे समझा दूं जैसे कि मैं आपको समझाना चाहता हूं, और आप मुझसे वैसे समझ लें जैसे कि मैं आपको समझाना चाहता हूं। ठीक है, चलिए। पहली लाइन दूसरी लाइन दोनों विषुवत रेखा पे बन गया 0 डिग्री कोण, यानी कि बन गया 0 डिग्री का अक्षांश। एक अक्षांश निकल गया 0 डिग्री का। अब इस तरफ भी पहली लाइन विषुवत रेखा पे, दूसरी लाइन भी विषुवत रेखा पे, इस तरफ भी बन गया 0 डिग्री का कोण, इस तरफ भी बन गया 0 डिग्री का अक्षांश। आपने दो देख लिए 0 डिग्री अक्षांश, क्या सिर्फ दो ही बनेंगे कि बहुत सारे बनेंगे? कमेंट करके बताइए कि हमारे पास सिर्फ दो ही कोण बनेंगे 0 डिग्री के, कि बहुत सारे कोण बनेंगे? जल्दी कमेंट करके बताइए। नहीं नहीं, पृथ्वी हमारी गोल है, दो नहीं बनेंगे। आपने एक दाईं तरफ बना दिया, एक बाईं तरफ बना दिया, पीछे भी तो बनेगा। हमारी पृथ्वी ये है, ये देखिए, ये पृथ्वी हमारी, और इसे मैंने अलग कर दिया, ये हो गया केंद्र। केंद्र से पहली लाइन दूसरी लाइन विषुवत रेखा पे, और यहां से पहली और दूसरी लाइन विषुवत रेखा पे। क्या पीछे नहीं बनेगा? क्या सामने नहीं बनेगा? क्या हर दिशा में नहीं बनेंगे? क्योंकि विषुवत रेखा तो पूरी है, पूरी सर्कल विषुवत रेखा है। तो मैं सिर्फ दाईं और बाईं तरफ क्यों बनाऊं? पीछे और आगे भी बना सकता हूं, हर तरफ बना सकता हूं। तो हर तरफ बनेंगे 0 डिग्री के कोण। और जब सारे 0 डिग्री कोण को मैं मिला दूं, जैसे बचपन में होता था ना, बहुत सारे डॉट होते थे आपके पास, सारे डॉट को जब आप मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? एक सर्कल। वैसे ही सारे 0 डिग्री के अक्षांश को, कोण को अगर मैं मिला दूं तो ये बन जाएगा एक सर्कल। यानी 0 डिग्री का अक्षांश क्या बन रहा है? एक सर्कल बना रहा है।
समझे इस बात को कि क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है। अब और समझें, पहली लाइन विषुवत रेखा पे है, दूसरी लाइन ऊपर कहां पर, 1 डिग्री, कोणीय दूरी 1 डिग्री की, यहां पर भी 1 डिग्री। क्लियर? तो ये हो गया 1 डिग्री का अक्षांश। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि विषुवत रेखा के ऊपर के सभी अक्षांश उत्तरी अक्षांश और दक्षिण के सभी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश कहलाते हैं। इसके अलावा उत्तरी अक्षांश को सिंबॉलिक तौर पे n और दक्षिणी अक्षांश को सिंबॉलिक तौर पे s लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो 1 डिग्री क्या है, अगर मैं 1 डिग्री नॉर्थ कर दूं तो आप ये समझ जाएंगे कि ऊपर वाले 1 डिग्री की बात हो रही है। और सेम चीज अगर मैं नीचे करूं तो ये 1 डिग्री साउथ होगा, मतलब 1 डिग्री एक नहीं बल्कि 2 है। तो ऊपर वाले 1 डिग्री के लिए 1 डिग्री नॉर्थ और नीचे वाले के लिए 1 डिग्री साउथ। यानी कि मैं उत्तरी अक्षांश बोलने की जगह अगर मैं नॉर्थ कह दूं तो आप समझ जाएंगे कि ऊपर वाले की बात हो रही है और नीचे वाले की बात हो रही है। जैसे मैं 1 डिग्री नॉर्थ बोल दूं तो आप समझ जाएंगे ऊपर वाले 1 डिग्री की बात हो रही है। 1 डिग्री साउथ बोलूं तो आप समझ जाएंगे नीचे वाले 1 डिग्री की बात हो रही है। कमेंट करिए जल्दी से, समझ में आया यहां तक? जल्दी कमेंट करिए। एमएस क्या नहीं आया जल्दी बताइए कमेंट करके, क्या समझ में नहीं आया? मुझे हर किसी को लेकर चलना होगा। एमएस कमेंट करो जल्दी, क्या समझ में नहीं आया? या फिर ये कहता हूं कि पहले पूरा हो जाने दो, उसके बाद सब समझ में आ जाएगा। इक्वेटर में बहुत सारी लैटिट्यूड नहीं, हाँ ठीक है, इक्वेटर में बहुत सारी लैटिट्यूड यानी अक्षांश। अक्षांश तो एक कोण है जो मैं कहीं पर भी बना सकता हूं। ये नॉर्थ साउथ वाला, यार ये देखिए उत्तरी अक्षांश को सिंबॉलिक तौर पे नॉर्थ और दक्षिणी अक्षांश को सिंबॉलिक तौर पे एस लिखा हूं बस। मैं 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोलने की जगह मैं 1 डिग्री नॉर्थ कह रहा हूं बस। 1 डिग्री साउथ, 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की जगह मैं 1 डिग्री साउथ कह रहा हूं बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इसके अलावा अक्षांश एक कोण है, ठीक है। कौन कौन कह रहा है? अक्षय, अक्षय अक्षांश एक कोण है। मैं बहुत सारे कोण बना सकता हूं। इक्वेटर पे बहुत सारे लैटिट्यूड बन रहे हैं, बनेंगे। चलिए अब देखिए यहां पे मैंने पहली लाइन विषुवत रेखा पे और दूसरी लाइन ऊपर 1 डिग्री पे बना दी, तो ये हो गया 1 डिग्री का कोण। और 0 डिग्री के ऊपर यानी 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर के सभी अक्षांश क्या होंगे? उत्तरी अक्षांश कहलाएंगे। तो ये हो गया 1 डिग्री नॉर्थ। और इस तरफ भी बन गए 1 डिग्री का कोण। ये पहली लाइन विषुवत रेखा, दूसरी लाइन ऊपर 1 डिग्री का कोण, ये बन गया 1 डिग्री का उत्तरी अक्षांश। मैं फिर कह रहा हूं ये 1 डिग्री के सिर्फ 2 ही बनेंगे। जैसे 0 डिग्री के बहुत सारे बन रहे थे, वैसे 1 डिग्री के भी बहुत सारे कोण बनेंगे। आपने दाईं तरफ देखा, बाईं तरफ देखा, पीछे भी देखोगे। देखिए पहली लाइन ये देखिए, ये पृथ्वी, ये केंद्र, ये इक्वेटर, ठीक है। पहली लाइन विषुवत रेखा पे, दूसरी लाइन विषुवत रेखा पे, इस तरह भी पहली लाइन विषुवत रेखा, दूसरी लाइन विषुवत रेखा पे बन गए थे 0 डिग्री कोण। पीछे भी आगे भी हर तरफ 0 डिग्री कोण, सबको मिलाया बन गए सर्कल। और जब सर्कल को सामने से देखोगे तो दिखेगी आपको एक लाइन, और इसी लाइन को हम कहते हैं विषुवत रेखा। बन रहा है पृथ्वी पर सर्कल, लेकिन जब हम पृथ्वी को देख रहे हैं तो सिर्फ एक ही पक्ष नजर आ रहा है, और उस एक पक्ष को देखने पर हमें यह सर्कल नजर आ रही है, एक लाइन। बिल्कुल सिंपल सी बात है, एक सर्कल क्या नजर आएगी सामने से देखने पर? एक लाइन नजर आएगी। वैसे ही ये बन गए 1 डिग्री कोण, ये बन गए 1 डिग्री कोण, पीछे भी 1 डिग्री, सामने भी 1 डिग्री, हर तरफ 1 डिग्री कोण, और सारे 1 डिग्री कोण को मिला दिया जाए तो बन जाएगा एक सर्कल, और सर्कल को सामने से देखेंगे तो बन जाएगी आपकी एक लाइन। तो ये हो गई 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश की लाइन। और समझें, इसके बाद पहली लाइन विषुवत रेखा पे, दूसरी लाइन 2 डिग्री पे। इस तरफ भी मैं फिर कह रहा हूं हम 2D में इसे समझ रहे हैं। इसका मतलब ये कि यहां पर हम सिर्फ 2 ही कोण बना पाएंगे। इसके अलावा जब मैं आपको 3D डायग्राम में समझाऊंगा पृथ्वी के अक्षांश, तो आपको थोड़ा सा और बेहतर समझ में आ जाएगा। वो आखिरी का कंक्लूजन होगा, वो आखिरी का निष्कर्ष होगा, जहां पर हम चीजें से क्या कहना चाहिए कि ब्रशअप करेंगे, चीजों को और बेहतर करेंगे। तो यहां पर जो समझा रहे हैं पहले उसको अच्छे समझ लीजिए, फिर आगे उसे और बेहतर करेंगे। अब ये 2-2 डिग्री के 2 कोण, ऐसे ही बहुत सारे कोण, और सारे कोण क्या होंगे? सब कोणों को मिला दिया जाए तो बन जाएंगे सर्कल, और सर्कल को सामने से देखने पर समझ में आती है एक लाइन। तो ये हो गया 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश की एक लाइन। ऐसे ही 3 डिग्री, 4 डिग्री, और सबसे आखिरी में कितनी डिग्री बनेगी? सबसे आखिरी में 90, और उससे पहले आप देखेंगे तो उससे पहले बनेगा 89, और यहां पर भी 89, और ये बिल्कुल 89 की भी अपनी एक सर्कल बनेगी, और सामने से देखने पे ये भी एक लाइन नजर आएगी। लेकिन 90 डिग्री की बात करें तो 90 डिग्री के सिर्फ एक कोण बन रहे हैं, एक कोण और एक बिंदु। यहां पर देखेंगे एक बिंदु, और एक बिंदु से क्या नहीं बनती? सर्कल नहीं बनती।
कई सारे बिंदुओं को मिलाया जाए तब जाके सर्कल बनती है, कोई एक बिंदु सर्कल नहीं बनती। यानी कि बात अगर 90 डिग्री करे, 90 डिग्री नॉर्थ की करे तो ये सर्कल नहीं बनाती। ठीक, ये सर्कल नहीं बनाती। अभी फिलहाल हम सर्कल पे बात नहीं कर रहे हैं, सर्कल को छोड़ दीजिए। जो चीजें उत्तरी गोलार्ध में हुई है वो दक्षिणी गोलार्ध में भी सेम होगी। ये देखिए 1 डिग्री साउथ, सारे 1 डिग्री को मिला दिया जाए तो एक सर्कल और सामने से देखने पर एक लाइन। आप देखेंगे पृथ्वी पर अक्षांशों की क्या बनी हुई है, सर्कलें बनी हुई है, याद रखिएगा। ये सारे अक्षांश जो है वो आप पृथ्वी पे देखेंगे तो क्या बना रहेगा, आपको सर्कल नजर आएगा। अभी एक पृथ्वी का डायग्राम दिखाता हूं मैं आपको। सेम चीज यहां पर देखिए 2 डिग्री, ठीक, 3 डिग्री, ऐसे करते करते ये 90 डिग्री। ठीक, ये 90 डिग्री क्या हो जाएगा, दक्षिणी अक्षांश यानी कि साउथ। अब बात करते हैं फाइनली इस पृथ्वी पर कितने क्या बन रहे हैं, कोण बन रहे हैं। जल्द से जल्द मुझे कमेंट करके बताइए कितने कोण बन रहे हैं, जल्दी कमेंट करिए। कृति 360, चलिए कमेंट करते जाइए। कृति गलत हो आप, मैं कह रहा हूं पृथ्वी पर कितने कोण बन रहे हैं, मैंने पूरा का पूरा कोण काउंट कर दिया मैंने, 180। बोलते जाइए 358, नरेंद्र कुमार कौशिक 358 कैसे, संजय गलत, 90 गलत, 358, अक्षय देवांगन यार 358 कैसे, 180, दर्शना कैसे, कैसा है आप लोग का गणित, 270, अमन वेरी गुड, 270 कैसे चले गए आप, 89 इंटू 4 प्लस 2, अक्षय देवांगन। चलिए काउंट करते हैं, याद रखिएगा बात कोण की कर रहे हैं। 0 डिग्री का कोण, 0 डिग्री का कोण, ये दो कोण नहीं है, ये एक ही कोण है जो मिलाकर एक सर्कल बनेगा और ये कहलाएगा 0 डिग्री का अक्षांश। इस सर्कल को कहेंगे 0 डिग्री का अक्षांश। अब बात अगर कोण की है तो देखिए 0 के ऊपर 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश से शुरू हो रहा है, ये उत्तरी अक्षांश 1 डिग्री शुरू हो रहा है और कहां तक जाएगा, 90 डिग्री तक। तो 1 से लेकर 90 तक काउंट करिएगा, टोटल नंबर कितने होते हैं, 1 to 90 टोटल नंबर, कमेंट करिए जल्दी, 1 to 90 टोटल नंबर कितने होते हैं। चलिए किरण वेरी गुड। जब हम 1 से शुरू करते हैं तो जो हमारा आखिरी नंबर होता है वही हमारा टोटल नंबर भी होता है। एग्जांपल के तौर पे 1 to 5, जब हम 1 से 5 तक की गिनती गिनते हैं तो उसमें 1 2 3 4 5 5 ही नंबर होते हैं। तो 1 to 5 में टोटल नंबर कितने हैं, 5। वैसे ही 1 to 90 में टोटल नंबर कितने होंगे, 90। ये आपके उत्तरी अक्षांश है, यानी कि उत्तरी अक्षांशों की संख्या कितनी है, 90। और वहीं पर जब दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहां तक, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक, 1 to 90 टोटल 90। ये आपके होंगे क्या, दक्षिणी अक्षांश। उत्तरी अक्षांशों की संख्या 90, दक्षिणी अक्षांशों की संख्या 90, 90 और 90 कितना हो गया, 180। इसके अलावा 0 डिग्री का भी तो एक कोण बनता है कि नहीं बनता है, 0 डिग्री का भी क्या है, एक कोण। इसको क्यों भूल गए, इसको भी ऐड करोगे +1, क्योंकि ये एक ही कोण है इसलिए एक ऐड कर रहा हूं। 0 है तो 0 ऐड करूंगा तो कोई मतलब नहीं देगा। 0 डिग्री एक कोण है, एक ऐड कर दिया, कितने हो गए, 181। हमारे पृथ्वी पर अक्षांशों की संख्या कितनी, 181। नंबर ऑफ लैटिट्यूड इज इक्वल टू 181। कमेंट करके बताइए समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी कमेंट करके बताइए। हमारे पृथ्वी पर अक्षांशों की संख्या 181, ना 180 ना 360। अक्षय दूसरे साइड का काउंट नहीं करेंगे, हम 2D में देख रहे थे, 2D में दो तरफ से नजर आएंगे लेकिन रहेगा एक ही, 181। याद रखिए कभी भी एग्जाम में पूछा जाए पृथ्वी पर अक्षांशों की संख्या तो बता दीजिएगा 181। चलिए और बेहतर करते हैं इसको। अब देखिए ये हो गई आपकी विषुवत रेखा की, विषुवत रेखा का सर्कल, और ये हो गया केंद्र। केंद्र से पहली लाइन विषुवत रेखा पर और दूसरी लाइन ये देखिए 30 डिग्री पे। सेम चीज यहां पर, पहली लाइन विषुवत रेखा पे और दूसरी लाइन ये 30 डिग्री पर। दो कोण हो गए 30 डिग्री के। मैं बहुत सारे 30 डिग्री कोण बना सकता हूं और सब 30 डिग्री कोण को मिला दूं तो क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। और जब सर्कल को सामने से देखा जाए तो आपको क्या नजर आती है, एक लाइन नजर आती है। तो ये हो गया आपका 30 डिग्री का लैटिट्यूड। चलिए तो आई थिंक समझ में आ जाए इससे, और वैसे अगर पहले आपने समझ लिया तो अच्छी बात है। पहली लाइन विषुवत रेखा पे हर तरफ
जहां पे भी लैटिट्यूड निकालोगे, पहली लाइन विषुवत रेखा पे और दूसरी लाइन जिस जगह का आपका कोण निकालना है उस जगह का आप कर सकते हैं। तो ये इस जगह का निकाला है, 30 डिग्री का कोण बन गया, ये 30 डिग्री कोण। तो ऐसे बहुत सारे 30 डिग्री मिला दिया जाए तो सर्कल बन जाएंगे, ऐसे ही सर्कल बन रहे हैं पृथ्वी पर। चलिए, यहां तक क्लियर? कमेंट करिए। 2D ज्यादा अच्छे समझ में आया है? बिल्कुल, हम अपने तरीकों से पढ़े तो ज्यादा अच्छा है, बजाय ये सब डायग्राम को समझ के। जो हमारा एक बेसिक तरीका है जो बच्चों को समझ में अच्छे से आता है, वो वही तरीका हम फॉलो करेंगे। अननेसेसरी बहुत सारे डायग्राम का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। अगर हम बोर्ड पे लिख पा रहे हैं, बोर्ड पे समझ पा रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि हम बोर्ड पे लिखें और समझें। क्योंकि मुझे पता है कि एक विद्यार्थी को क्या चाहिए, क्योंकि मैं भी कभी क्या था, विद्यार्थी। मुझे पता है आपको क्या चाहिए, बहुत अच्छे से पता है। जब एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर ना हो तो बहुत दुख होता है, लेकिन जब क्लियर हो जाए तो बहुत खुशी मिलती है। आप भी खुश रहिए। चलिए, अब देखिए, ये एक पृथ्वी पर सेंटर पे खींचा गया ये लाइन, जिसे इक्वेटर कहते हैं, इसे 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, इसे 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, इसे ही विषुवत रेखा कहते हैं, इसे ही भूमध्य रेखा कहते हैं। अब आप समझ रहे? चाहे वो विषुवत रेखा हो, भूमध्य रेखा हो, इक्वेटर हो, 0 डिग्री अक्षांश हो, सबका मतलब एक है। इसके अलावा 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर की आधी पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण की आधी पृथ्वी दक्षिणी गोलार्ध। इसके अलावा उत्तरी गोलार्ध के सभी अक्षांश उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी गोलार्ध के सभी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश। ये क्लियर? ये आप समझ पा रहे हैं? ये मतलब बाय हार्ट हो गई, ये आपके समझ पा रहे हैं? कमेंट करिए जल्दी। इतना तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? श्वेता, आप समझ पा रही हैं? चलिए, अब देखिए, अब इसके ऊपर ये देखिए अगली लाइन 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये देखिए ऊपर ये रेड कलर की जो लाइन है 23.5 डिग्री नॉर्थ कहलाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा। कर्क रेखा क्लियर? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री नॉर्थ क्या कहलाती है? कर्क रेखा। और वहीं पर ये देखिए ये वाली लाइन, ये भी 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री साउथ क्या है? 23.5 डिग्री साउथ। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर रेखा। क्लियर? तो 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा। और ऊपर चलते हैं, 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्कल। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक सर्कल। ऊपर वाला याद रखेगा आर्कटिक। चलिए एक दो बार बोल लीजिए, आर्कटिक। और नीचे वाला अंटार्कटिक। तो आर्कटिक, देखिए यहां पर मुझे नहीं पता आप अपने पास बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बेहतर तैयारी के लिए मैं यहां पर 2-3 बार बोल रहा हूं, आप भी वहां पर बोला करें। अगर ऑफलाइन क्लास होती, बच्चे सामने बैठे होते, तो मैं उनसे इंसिस्ट करता, बोलता कि बोलिए, तो वो बोलते और बोलने के दौरान चीजें काफी हद तक क्लियर हो जाती है। आप जिस जगह भी बैठे हैं उस जगह पर बोलें ताकि चीजें याद हो जाए। और आप भले ही दूर हैं, ठीक है, लेकिन कम से कम अपनी जगह पर बोलें, मन में ही बोले लेकिन बोलें, ताकि चीजें जल्दी से याद हो जाए। तो 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्कल, 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक सर्कल। और यहां पर जो आखिरी में एक बिंदु बन रहा था 90 डिग्री का, जिसे आप उत्तरी अक्षांश कह रहे थे, उसे आप नॉर्दर्न पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव कहते हैं। और दक्षिण का जो 90 डिग्री का जो दक्षिणी अक्षांश था, उसको 90 डिग्री साउदर्न पोल कहेंगे।
यानी कि इंपॉर्टेंट अक्षांशों की बात करें तो सेंटर पे खींचा गया 0 अक्षांश विषुवत रेखा इक्वेटर भूमध्य रेखा कहलाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक सर्कल, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अंटार्कटिक सर्कल। ऊपर की 90 डिग्री की जो बिंदु थी वो नॉर्दर्न पोल, दक्षिण की जो 90 डिग्री की बिंदु थी वो साउदर्न पोल कहलाती है। कमेंट करके बताइए यहां तक की चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई, जल्दी कमेंट करिए। चलिए अब समझिएगा, 0 डिग्री के ऊपर 1 डिग्री नॉर्थ, उसके ऊपर 2 डिग्री नॉर्थ, उसके ऊपर 3 डिग्री नॉर्थ, ऐसे ही करके हम ऊपर जा रहे हैं 90 डिग्री तक। यहां पर 0 डिग्री और 1 डिग्री के बीच में जो इनकी दूरी है वो 111 किलोमीटर होती है। यानी कि 0 और 1 ये दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। वहीं पर 1 और 2 ये दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। 2 और 3 इन दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। क्या समझ में आ रहा है? कमेंट करिए जल्दी, क्या समझ में आ रहा है? जल्दी कमेंट करिए, क्या समझ में आया? जल्दी कमेंट करिए। वेरी गुड। सभी अक्षांशों के बीच की दूरी समान होती है, जो कि कितनी होती है? 111 किलोमीटर। यानी कि 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर। यानी सभी अक्षांशों के बीच की दूरी समान होती है, जो कि कितनी होती है? 111 किलोमीटर। वेरी गुड दर्शना, दो अक्षांशों में बीच की दूरी 111 किलोमीटर। क्लियर? चलिए सबको क्लियर? अब देखते हैं, अब और समझिएगा। यहां पर देखिए, ये पृथ्वी का सेंटर है इक्वेटर, और ये है पोल। अब जब भी मैं बात करूंगा, अगर मैं पृथ्वी बनाऊंगा तो सेंटर पे अगर लाइन खींचा तो समझ जाइएगा ये इक्वेटर है, और यहां पर अगर मैंने दो बिंदु बनाने हैं, ये हो गया इनका पोल, और यहां पर मैं बना दिया सूर्य। सूर्य को छोटा बनाया हूं, इसका मतलब ये नहीं कि पृथ्वी से सूर्य छोटा है। आकार में सूर्य पृथ्वी से कितना गुना? 109 गुना क्या होता है? बड़ा है। बड़ा बना के भी क्या कर लूंगा? यहां पे ना समझ में आ रही? बड़ा बना के भी क्या कर लूंगा? मुझे जो समझाना है वो समझिएगा कि सूर्य से जो सूर्य का प्रकाश निकलता है वो यहां पर समझिएगा कि एक निकल रही है सीधी किरणें और एक निकल रही है कौन सी किरणें? तिरछी। आप इसे दो तरह से समझ सकते हैं। ये देखिए, ये सीधी किरणें और ये हो गई आपकी तिरछी किरणें। जहां कहीं भी सूरज की किरणें सीधी पड़ती है, देखिए यहां पर बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, बहुत सारा समय लगेगा। यहां पे हो सकता है कि पूरा समय, अगर समय खत्म हो, 1 घंटा कंप्लीट हो जाए, तो इन चीजों को हम कल की क्लास के लिए पेंडिंग छोड़ देंगे। हमारे लिए जरूरी नहीं है कि कोई चीज को कंप्लीट करने के लिए हम किसी दूसरे टीचर का भी समय ले लें। अगर कोई चीज बीच में रह गई है तो उसे अगली क्लास में हम कंप्लीट कर सकते हैं। बिल्कुल ऑफलाइन की तरह हम काम करेंगे कि किसी भी एक टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद ही मैं अपनी क्लास कंप्लीट करूं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर कोई चीज छूट गई है तो उसे हम कल भी कंप्लीट कर सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। कमेंट करके जल्दी बताइए कि अगर हम किसी चीज को बीच में छोड़ दे रहे हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, जिसे हम कल कंटिन्यू करेंगे। चलिए, थैंक यू आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए। चलिए, क्योंकि मैं क्लास को कंप्लीट करने के लिए थोड़ी देर में बोलूं कि चलिए कंप्लीट हो गया अक्षांश, यहां पर अक्षांश तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जो आपको समझाने का जो मेरे अंदर का जो वो था, मतलब जो जिद है कि मैं आपको समझाऊं, वो चीजें अधूरी रह जाती सिर्फ समय के अभाव में कि समय पूरा हो चुका है। तो अगर कोई चीज छूट रही है हम अगले क्लास में उसे कंप्लीट करेंगे। चलिए फिलहाल जहां तक हो रहा है वहां तक पढ़ते हैं। यहां पर देखिए, दो तरह से आपको किरणें दिख रही है, एक सीधी और एक तिरछी। इक्वेटर पे कहीं ना कहीं आप देखिए सूरज की किरणें कैसी है? सीधी, और पोल पर कैसी नजर आ रही है? किरणें तिरछी नजर आ रही है। तो इक्वेटर पर सूरज की सीधी किरणें पड़ रही है, तो यहां पर कौन सा टेम्परेचर होता है? हाई टेम्परेचर। जहां कहीं भी सूरज की किरणें सीधी होगी वहां पर हाई टेम्परेचर, और जहां कहीं भी तिरछी किरणें पड़ेगी वहां पर कौन सा टेम्परेचर होगा? तो बता देना, लो टेम्परेचर। आसान सा फंडा है, सूरज की सीधी किरणें हाई टेम्परेचर, तिरछी किरणें लो टेम्परेचर। चलिए और समझिएगा कि ऐसा भी क्यों हो रहा है। आप पृथ्वी पर अगर किसी जगह पर हैं और आप जानते हैं कि सूर्य उगता है पूर्व से, दोपहर में स्ट्रेट ऊपर, और पश्चिम में क्या हो जाता है? डूब जाता है। पहले तो यही क्लियर करिए कि सूरज उगता और डूबता नहीं है। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूरज हमें पूर्व से उगता और पश्चिम में डूबता हुआ नजर आता है। हमारी पृथ्वी घूमने के बाद सूर्य तो अपनी जगह पर है, सूर्य घूम नहीं रहा है, सूर्य उग और डूब नहीं रहा है। पृथ्वी देखिए, पृथ्वी घूम रही है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। ये देखिए पश्चिम और ये हो गया पूर्व। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इसलिए हमें सूर्य पूर्व से उगता और पश्चिम में डूबता हुआ नजर आ रहा है।
खैर इस सब पर भी हम चर्चा करेंगे आगे जब हम पृथ्वी गति पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आप बात देखिए, आप अगर इस जगह पर हो तो चूंकि सूरज से सूर्य का प्रकाश सुबह, दोपहर और शाम तीनों टाइम क्या बराबर निकलता है कि दोपहर को ज्यादा और सुबह शाम कम निकलती है? जल्दी कमेंट करके बताइए। मैं फिर कह रहा हूं कि सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम सूर्य का प्रकाश सूर्य से बराबर मात्रा में निकलता है कि दोपहर में ज्यादा और सुबह और शाम को कम निकलती है? जल्दी कमेंट करिए। जब बराबर निकलती है तो सिर्फ दोपहर में ही गर्मी लगती है, सुबह और शाम गर्मी नहीं लगती। क्यों? जब बराबर निकल रही है तो सिर्फ दोपहर में ही गर्मी लगती है, सुबह और शाम को गर्मी नहीं लगती। ऐसा क्यों? जल्दी चलिए अब समझें कि सूरज ऊपर है, सूरज से जो किरणें आ रही है वो कैसी है। समझें कि सूरज से जो किरणें आ रही है वो सीधी पड़ रही है, और सीधी पड़ने की वजह से पृथ्वी उन सीधी किरणों को क्या कर लेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी। और पृथ्वी अगर उन सीधी किरणों को एब्जॉर्ब कर लेगी तो पृथ्वी क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगा। पृथ्वी गर्म हो जाएगी तो उसके ऊपर की हवा भी गर्म हो जाएगी। याद रखिएगा, पृथ्वी के बाहर जो पृथ्वी का वायुमंडल है उसमें पूरी तरह से क्या भरी हुई है? हवाएं हैं। और इन हवाओं की भी बात करें तो चूंकि ये हवाएं रुकी भी है वायुमंडल में इसी वजह से, ताकि ग्रेविटेशनल फोर्स, पृथ्वी के कोर में जो ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य कर रही है उसी की वजह से वायुमंडल में हवाएं रुकी हुई है। हम बात करेंगे इस पे आगे। लेकिन सतह पे हवा है, और याद रखिएगा हवा के गर्म सारी चीजें हवा की वजह से होती है। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, हवा भले ही नहीं दिखती है लेकिन हवा में बहुत सारी चीजें होती हैं। मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि बारिश हो रही है हवा की वजह से, चक्रवात आ रही है हवा की वजह से, तूफान आ रही है हवा की वजह से, आंधी आ रही है हवा की वजह से, बादल बन रहे हैं हवा की वजह से, गर्मी लग रही है हवा की वजह से, ठंडी लग रही है हवा की वजह से। याद रखिएगा, आपको गर्मी लग रही है तो हवा की वजह से, ठंडी लग रही है तो हवा की वजह से। एसी चालू कर दो तो एसी से ठंडी हवा आती है, आपको ठंडी लग रही होती है। वहीं पर हीटर चालू कर दो, पूरे कमरे की हवा गर्म हो जाएगी, आपको गर्मी लगने लगेगी। यानी हवा ही रिस्पॉन्सिबल है आपकी गर्मी और ठंडी की। हवा किस वजह से गर्म हो रही है वो मायने नहीं रखता, हवा गर्म हो रही है ये मायने रखता है। आप यहां पर समझें कि जब सूरज की सीधी किरणें पृथ्वी पर पड़ती है तो पृथ्वी उन सीधी किरणों क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है, और एब्जॉर्ब कर लेती है तो पृथ्वी गर्म हो जाती है, और पृथ्वी गर्म हो जाती है तो उसके ऊपर की हवा भी क्या हो जाती है? गर्म। और जब हवा गर्म हो जाती है तभी तो आपको क्या लगेगी? गर्मी लगती है। और वहीं पर सुबह की बात करें तो सुबह सूरज की किरणें जो आ रही होती है वो कैसी होती है? तिरछी होती है। वो सीधी नहीं होती, वो तिरछी होती है। और जब तिरछी किरणें, देखिए यहां अगर कोई व्यक्ति होगा तो उसको सीधी पड़ेगी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इस जगह की। इस जगह पर ये किरणें कैसी पड़ रही है? तिरछी पड़ रही है। और तिरछी पड़ने की वजह से यहां पर ये किरणें क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। यहां पर सूरज की किरणों को पृथ्वी एब्जॉर्ब नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि किरणें तिरछी है, जिसकी वजह से पृथ्वी गर्म नहीं होगी, हवा गर्म नहीं होगी, और आपको गर्मी नहीं, आपको क्या लगेगा? ठंडी लगेगा। और जैसे ही 7 बजेंगे, 8 बजेंगे, 9, 10, 11, 12, वैसे ही सूरज क्या होता जाएगा? सीधी होती जाएगी। सूरज की किरणें आप पर सीधी पड़ती जाएगी, और सीधी पड़ने की वजह से आपको गर्मी लगना शुरू हो जाएगा। और दोपहर में आते तक गर्मी एकदम चरम पर होगी, आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी। यानी कहीं ना कहीं देखिए, शाम के टाइम पे सेम कंडीशन, सूरज की किरणें तिरछी और आपको शाम को भी गर्मी नहीं लगती, सिर्फ दोपहर में गर्मी लगती। क्यों? क्योंकि किरणें कैसी है? सीधी। तो यहां पर आप समझें कि एक किरणें सीधी है और एक किरणें तिरछी है। 2 किरणें, सीधी और तिरछी। हम हमेशा आगे चल के इस पे बात करेंगे कि एक सीधी किरणें हैं और एक तिरछी किरणें। तो यहां पर ये सारी चीजों को मैं थोड़ी देर के लिए यहीं स्टॉप करेंगे, कल यहां से हम कंटिन्यू करेंगे और चीजों को और बेहतर करेंगे यहाँ पे। तो ये बात समझ में आ रही कि एक किरणें सीधी और एक किरणें तिरछी होती? कमेंट करके बताइए, जल्दी कमेंट करिए कि किरणें सीधी और तिरछी। चलिए, मेरी कोशिश रहेगी, बिल्कुल पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको ऐसा पढ़ाऊं कि जो भूगोल से आने वाले हर क्वेश्चंस आपसे बने, सारे क्वेश्चंस आपसे बने, सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। मेरी कोशिश रहेगी इस चीज की। चलिए, अब आप समझिएगा कि यहां पर मैं इसको स्टॉप कर रहा हूं। मैं बात कर रहा था कि सूरज से जो इक्वेटर पर किरणें पड़ती है वो सीधी, और पोल पर जो पड़ती है तिरछी। आप समझ पा रहे हैं कि सीधी किरणें पड़ेगी तो वहां पर गर्मी होगी, हाई टेम्परेचर, और तिरछी किरणें पड़ेगी तो वहां पर ठंडी होगी, यानी कि लो टेम्परेचर, अपेक्षाकृत ठंडा होगा। तो इक्वेटर पे हाई टेम्परेचर ऑलवेज और पोल पर लो टेम्परेचर ऑलवेज, यानी इक्वेटर पर हमेशा हाई टेम्परेचर की स्थिति होती है और पोल पर हमेशा लो टेम्परेचर की स्थिति होती है। चलिए, तो समय को देखते हुए हम अपनी क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं और कल इसके आगे हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।